हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में यूपीपीसीएस 2020 की ऑफिशियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे। ये हिंदी मीडियम में टेस्ट होगा। हर टेस्ट के दो वीडियोस बन रहे हैं, आपको बाइलिंगुअल भी मिलेगा वीडियो और हिंदी मीडियम का भी वीडियो मिलेगा सेपरेटली। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बाइलिंगुअल से देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज शेड्यूल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दो गिवन नंबर हैं, आप इनसे बात करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समग्र तैयारी को और परिष्कृत कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करके। टेस्ट सीरीज में जो 30 टेस्ट होंगे करीब, नए पुराने सभी, और करंट अफेयर्स के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं और विदाउट करंट अफेयर भी इसको बाय कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ से पूरी तैयारी करा दी जाती है। एक शेड्यूल होता है हमारा टेस्ट सीरीज का और उसमें आपको ग्रुप में टेस्ट अपलोड करके दिए जाते हैं। सोल्यूशन हम यूट्यूब के लिए यहाँ पर बना रहे हैं और YouTube के सब्सक्राइबर्स को अभी लगता है कि ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। फुल मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, 1858 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, आपको बताना है। पहला कथन है कि इसके माध्यम से पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था का अंत हुआ था, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था और इसकी सलाह के लिए, कि उसको सलाह देने के लिए भारत परिषद बनी थी, इंडियन काउंसिल, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि भारत सचिव या फिर कह सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें 1857 के विद्रोह के बाद भारत में जो सैन्य सुधार किए गए थे उसके बारे में गलत कथन का चुनाव करना है। पहला है, बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों के अनुपात 1/2 रखा गया था, 1/2, ये करेक्ट है। सैनिक घटा दिए गए थे भारतीय सैनिक वहाँ पर, तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। उसके बाद है कि तोप खाने पर या फिर आर्टिलरी पर केवल यूरोपियों का एकाधिकार कर दिया था, क्योंकि ये उन भूलों में से एक थी जिसकी वजह से विद्रोह जन्मा था, क्योंकि पहले भारतीयों के अधीन थी ज़्यादातर आर्टिलरी वाली चीज़ें, तो ये जो है करेक्ट है। सेना में ऑफिसर रैंक के पद पर किसी भारतीय को नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी, ये भी करेक्ट है। तो हमको अब ऑब्वियसली 3 अगर आपको करेक्ट मिल गए तो आंसर आपका डी होगा। सेना के पुनर्गठन से रक्षा व्यय में कमी आई थी, कमी नहीं आई थी, रक्षा व्यय को बढ़ा दिया गया था काफ़ी गुना, तो ये इनकरेक्ट है। हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा आपका डी। आगे क्वेश्चन है कि धन की निकासी या फिर ड्रेन थ्योरी के साधनों में क्या क्या शामिल था। ड्रेन थ्योरी में भारत द्वारा विदेश से लाए गए ऋणों पर लगने वाला ब्याज शामिल था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्याज लगाया गया था। उसके बाद गृह व्यय, बिल्कुल, होम अफेयर्स पर होने वाला व्यय, और ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश इसमें शामिल था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद अंग्रेज प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों के वेतन भत्ते इसमें शामिल थे, तो ये सब जो है ट्रेन में आता था। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रेन थ्योरी कहा किसे गया था कि राजनीतिक कारणों से धन का प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, लेकिन कहीं भी भारत का उसमें लाभ नहीं होता था, तो इस ऐसे खर्चों को दी गई थी ट्रेन थ्योरी की संज्ञा। दादा भाई नौरोजी ने डिफाइन किया था इसको, और ये सब जो है खर्च इसमें शामिल थे जो यहाँ पर गिवन है। तो हमारी आंसर की में डिटेलिंग भी होती है काफ़ी सारी, जो भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का पहला समाचार पत्र आपका बंगाल गजेट था, या फिर द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी इसको बोल सकते हैं, करेक्ट है। उसके बाद लिखा है कि इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किया था, ये भी करेक्ट है। लेकिन 2 ही साल बाद इनकी प्रेस को सीज कर दिया गया था, क्योंकि क्रिटिकल इनकी टोन थी और जो अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं थी। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1835 के प्रेस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सा सही है। तो पहला है कि यह अधिनियम चार्ल्स मेटकॉफ के कार्यकाल में लाया गया था, और सेकंड है कि इसमें भारतीय प्रेस के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया था। दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पर चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है इतिहास में। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, यानी कि 1 and 2 बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1878 के देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि इसका मकसद भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण लाना था, बिल्कुल करेक्ट है, यही मंशा थी। और इसमें अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था, ये भी करेक्ट है।
उसके बाद है कि इस अधिनियम के तहत अमृत बाजार पत्रिका के विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक्चुअली अमृत बाजार पत्रिका जो पहले बंगाली में छपती थी, कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने खुद को रातों रात इंग्लिश में ट्रांसफर कर लिया था, मतलब वो फिर इंग्लिश पत्रिका हो गई थी। तो ये है यहाँ पर, तो कार्रवाई नहीं हो पाई थी फाइनली। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 या फिर 7 है कि 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी। सरकारी शिक्षण संस्था में धर्मनिरपेक्ष या फिर सेकुलर एजुकेशन की बात की गई थी। ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। थर्ड वाला कह रहा है कि इसमें गांवों में अंग्रेजी भाषी पाठशालाओं की अनुशंसा की गई थी, यानी कि प्राइमरी लेवल पर अंग्रेजी में पढ़ाई हो। नहीं, प्राइमरी लेवल पर उन लोगों ने वर्नैकुलर में पढ़ाई करवाने की रिकमेंडेशन की थी। तो ये नहीं होगा। बाकी 1 और 2 करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 1 एंड 2 ओनली। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संदर्भ में सही कथन क्या होगा? यह अधिनियम टॉमस रैले की अध्यक्षता में बने आयोग की सिफारिशों के आधार पर बना था। इसके माध्यम से विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को मजबूत किया गया था, स्वायत्तता उनको नहीं दी गई थी और नियंत्रण मजबूत किया गया था। तुम्हारा करेक्ट आंसर बनेगा 1 ओनली, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है वर्धा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने की सिफारिश की गई थी। प्रथम 7 वर्षों तक निशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, 1 एंड 2 ओनली, सी। तो वर्धा प्लान आप वर्धा से रिलेट कर सकते हैं। 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया था। इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्तावों के आधार पर शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। ये एक बार आ चुका है। तो ये जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति बनी थी वर्धा के बाद। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1937 के बाद। ठीक है। अवधारणा जो है गांधी जी का जो साप्ताहिक छपता था हरिजन, उसमें जो लेख छपे थे उन पर आधारित था ये जो भी प्लान किया गया था। और बाकी 2 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए 2 से 7 तक की हिंदी में, और फिर जो है अंग्रेजी भाषा में 8 के बाद शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है एचिंसन कमीशन का गठन या सृजन निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिश करने के लिए किया गया था? तो उनका रिकमेंडेशन था सिविल सर्विसेज यानी लोक सेवा के प्रति, ऑप्शन नंबर डी। लोक सेवाओं के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए एचिंसन कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है। और किसके कार्यकाल में? डफरिन के कार्यकाल में 1986 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉर्नवालिस संहिता या फिर कॉर्नवालिस कोड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉर्नवालिस द्वारा किए गए भूमि सुधारों को संहिताबद्ध इस कोड में किया गया था। ये गलत है। भूमि सुधार नहीं थे, ये न्यायिक सुधार थे, एक चीज। और सेकंड है कि ये संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। ये करेक्ट मान लेंगे हम लोग, क्योंकि पहले जैसे कराधान करने वाली संस्थाएं ही न्यायिक काम भी कर रही थी, तो इसको सेपरेट करने का काम किया था कॉर्नवालिस कोड ने। ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ओनली 2, यानी कि बी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली चलो अभियान के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है ये। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही थे, पहले विनोबा भावे थे। ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सही नहीं है कौन सा पूछा है, तो सही नहीं है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है? समानांतर सरकारों का सृजन, भूमिगत रेडियो की स्थापना और तुरंत आज़ादी प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया था किस आंदोलन में? ऑब्वियसली भारत छोड़ो आंदोलन में लक्ष्य रखा गया था। और मतलब अगर आपको नहीं भी ध्यान आ रहा है तो समानांतर सरकार तो यहीं पर बनी थी। अगर मान लो कहीं और भी बनी थी तो भूमिगत रेडियो का संचालन केवल और केवल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है सी आर राजगोपालाचारी फॉर्मूला या फिर सी आर फॉर्मूला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग स्थापित करने की प्रस्तुति थी, बिल्कुल करेक्ट है ये। उसके बाद है कि गांधी जी ने इस फॉर्मूले का समर्थन नहीं किया था। गांधी जी ने बिल्कुल समर्थन किया था इसका। वी.डी. सावरकर ने इसका समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया। वीर सावरकर ने इस फॉर्मूले का विरोध किया था, बिल्कुल करेक्ट है ये, विरोध किया उन्होंने। हिंदू महासभा ने विरोध किया। इस फॉर्मूले में मुस्लिम लीग को
भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करने के लिए कहा गया था। पहली मांग यही थी और यही उद्देश्य भी था। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें बताना है कि वेबल प्लान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर रखी जाएगी, प्रस्ताव किया गया था, करेक्ट है। और मुस्लिम लीग सभी मुस्लिम सदस्य अपनी पार्टी से चाहती थी, ये भी प्रस्ताव था उनका। मुस्लिम लीग जो है सभी मुस्लिम सदस्य अपनी पार्टी से करना चाहते थे उसमें। और युद्ध में ब्रिटेन की विजय के बाद संविधान सभा के लिए कार्रवाई शुरू करने की बात रखी गई थी, ये भी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि गवर्नर जनरल का वीटो खत्म नहीं किया गया था, हालांकि उसको उसके वो एक्सरसाइज करने पर कंपलसरी हटा दिया गया था। मतलब उसको एक्सरसाइज करना कंपलसरी नहीं था अपना वीटो, लेकिन वीटो को एबॉलिश नहीं किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो कोई भी स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ें, उसके वर्डिंग्स पर गौर करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहला स्टेटमेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में एक अस्थायी भारतीय सरकार का सृजन कर लिया था, करेक्ट है। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली थी सुभाष बोस ने और खुद को सुप्रीम लीडर उसका घोषित किया था। इस सरकार को एक्सिस कंट्रीज ने मान्यता भी दे दी थी, ये भी करेक्ट है। और सुभाष चंद्र बोस ने स्त्री सैनिकों का एक दल बनाया था जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट रख दिया था, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही सही हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें बताना है कैबिनेट मिशन प्लान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पूर्ण पाकिस्तान के सृजन की मांग अस्वीकार कर दी गई थी, करेक्ट है ये। उसके बाद लिखा है कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया जाना था, ये बात है, ये गलत है, क्योंकि इसमें अनुपातिक प्रणाली का यूज करना था प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर, और अनुपातिक प्रणाली का इस्तेमाल इसमें होना था, प्रोपोर्शनल सिस्टम ना कि डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। बाकी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय विभाजन प्रस्तावित था कैबिनेट मिशन में, और ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाने का निर्णय लिया गया था, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका बी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इन घटनाओं को कालक्रम अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इवेंट्स की क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 में, और ये जनवरी 1931 तक चला, ठीक है। फिर कराची सेशन हुआ था मार्च 1931 में, तो पहले गोलमेज के बाद कराची हुआ था, फिर आपका हुआ था यहाँ पर सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड वाली बात सितंबर 1932 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका दिसंबर 1931 में, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्णय वाला सबसे बाद में आएगा, यानी कि 3 सबसे बाद में होना चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा बी, यानी कि 1 4 2 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सती प्रथा पर लगने वाला प्रतिबंध, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, शारदा अधिनियम और सम्मति आयु अधिनियम। तो इनके एक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए कब कब आए थे, ये आ जाता है क्वेश्चन, हर साल आता है, मतलब यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन 150 में से इन एक्ट में से तो आता ही आता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 के बंगाल रेगुलेशन एक्ट से लगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में, ठीक है। और फिर आपका शारदा अधिनियम आया था 1930 में, और सम्मति आयु अधिनियम आया था 1891 में। BM मालाबारी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा सी, यानी कि 1 2 4 3। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम किस स्थल से प्राप्त साक्ष्यों को दिया गया है। ये आपका खेतड़ी रीजन या फिर खेतड़ी कॉपर बेल्ट जो है, यहाँ से जो मिली हैं एक्सकवेशंस में, उनको गणेश्वर जोधपुर कल्चर कह दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 22, मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो मगान कहा गया है वहां पर ओमान को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया था, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, और इसकी जानकारी मिलती है उसके 5वें अभिलेख से, 5वें मतलब एडिक्ट से। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। एक्चुअली दोनों करेक्ट है, हमसे पूछा है कि कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, तो दोनों ही करेक्ट हैं, इनकरेक्ट नहीं है। इसमें पूछा है सही कौन से नहीं है, तो ना तो
पहला वाला सही नहीं है और ना तो दूसरा वाला सही नहीं है, यानी कि दोनों ही सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर डी बनेगा। यानी कि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट दोनों नहीं है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, सही नहीं का मतलब होता है गलत। तो इसमें पूछा कौन सा है, यहाँ पर गलत है, तो दोनों ही सही है, तो गलत कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पहला स्टेटमेंट, पाली भाषा में गहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया है, ये भी करेक्ट है। और सेकंड है कि ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को अग्रहार बोलते थे, दोनों ही करेक्ट हो गए। हमसे एक बार फिर पूछा है कौन सा जो है इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट दोनों ही नहीं है, यानी कि दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक इनकरेक्ट है ना तो दो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 पहला स्टेटमेंट है, वैदिक परंपरा में महिलाओं और शूद्रों को वेद पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, ये करेक्ट है। फिर है कि वो पुराण पढ़ सकते थे और सुन सकते थे, महिला भी और शूद्र भी, तो दोनों ही करेक्ट है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार बताए गए हैं, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भागवत गीता। वेदांत दर्शन में प्रस्थान प्रस्थान त्रयी कहा गया है इन्हें, इसमें वेद शामिल नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वेद, ऑप्शन नंबर ए वेद। आगे क्वेश्चन है कि द पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रिनसी जो है, इसमें किस बंदरगाह का उल्लेख पोडुके नाम से किया गया है। पोडुके इसमें किसे कहा गया है, अरिक मेडू को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए जो है विख्यात है। तो ऑप्शन गिवन है यहाँ पर कंबन, कुट्टन, ननय्यन और टिक्कन। तो इसमें 2-3 लोग जो इन्वॉल्व थे उनको हमको पहचानना है। तो ननय्यन का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ननय्यन भट्टारकुलु इन्होंने किया था, इनका साथ दिया था टिक्कन सोमैया जी ने, तो दोनों ही सही है 3 और 4 वाले। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी, सी सही है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्रिय नृत्य का मुख्य केंद्र मेघालय था, मेघालय नहीं था, ये असम में ओरिजिनेट हुआ था, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सत्रिय नृत्य का विकास का श्रेय वैष्णव संत शंकरदेव को जाता है, जो कि असम से थे। इसमें शंकरदेव द्वारा रचित बोरगीत का प्रयोग किया गया, ये करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 1 एंड 2 नहीं, 2 एंड 3 ओनली, बी। दीवारों पर कीमती पत्थर या रत्नों को जड़ने की पितृदुरा तकनीक का उपयोग कहाँ किया गया है। पितृदुरा तकनीक का प्रयोग हमको देखने को मिलता है इंडो इस्लामिक आर्ट में, आर्किटेक्चर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, महान हिमालय या फिर जो ग्रेट हिमालय हैं, ग्रेटर हिमालय हैं, उनका कोर या क्रोड ग्रेनाइट निर्मित है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि हिमालय के सतलज और काली नदी के बीच भाग को हम लोग हिमाचल हिमालय बोलते हैं, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ए, ओनली 1 एंड 2। लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, पिट्टी द्वीप इस द्वीप समूह में स्थित है, दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हिमालय क्षेत्र के अधिकांश झीलें हिमानी निर्मित झीलों की श्रेणी में शामिल हैं, ठीक है। सेकंड है कि वूलर झील हिमानी निर्मित झील है, वूलर नहीं हिमानी निर्मित है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ओनली 1। अब स्टेटमेंट और असर्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें पहला हमारा कथन है या अभिकथन है, भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। और कारण इसका दिया हुआ है कि कर्क वृत्त जो है देश के मध्य भाग से होकर के गुजरता है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देता है आपका उपोष्ण में, उपोष्ण कटिबंधीय में और कटिबंधीय में, तो दोनों तरह की जलवायु ये एक्सपीरियंस करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में ये आपका ट्रॉपिकल है और वहीं नीचे ये सब ट्रॉपिकल है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं और ए जो है वो आर द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है।
और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। नंबर 35 है, कॉरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला बल है, करेक्ट है। उसके बाद है कि इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इतना कम से कम तो पता होना ही चाहिए कॉरियोलिस बल के बारे में। दोनों ही कथन सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन का विस्तार कहाँ पर नहीं होता है? तो ये आपके पश्चिमी घाट से के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, तमिलनाडु के तट पर पाए जाते हैं जहाँ भी 200 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल होती है और लगातार आपकी वर्षा मिलती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ईस्टर्न घाट्स में नहीं पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट्स में डेसिडिवस वाले पाए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के लिए जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवासन जिम्मेदार कारक हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा सी, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। पोचमपाद बहुउद्देशीय परियोजना गोदावरी पर है, थीन बांध परियोजना ये आपका रावी पर है, और सलाल ये आपका चिनाब पर है। तो हमारा इनकरेक्ट वाला कौन सा हो गया? बी वाला, क्योंकि तिलैया बांध जो है बढ़ाकर रिवर पर है, सुबनसिरी पर नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है, ये नहीं है। ट्यूबवेल्स हैं, वहां पर तालाब नहीं है। देश में सिंचित क्षेत्रों में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो तालाब के माध्यम से की जाती है, लिखा है। एक्चुअली पहला वाला सही है, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हाँ तालाबों से सिंचाई होती है। नॉर्थ में ट्यूबवेल से होती है ज़्यादातर, बिहार उत्तर प्रदेश जैसे रीजन्स में। देश में सिंचित क्षेत्रों में सर्वाधिक सिंचाई जो है तालाब से नहीं होती, ट्यूबवेल्स के माध्यम से होती है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सेपरेशन के बारे में 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से, मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से, ठीक है। लेकिन 8 डिग्री चैनल ये मालदीव को मिनिकॉय से करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निर्वाह कृषि दिया हुआ है जब कृषक परिवार की अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कृषि करता है। मिश्रित खेती में आपकी फसल उत्पादन पशुपालन दोनों शामिल हो जाते हैं, करेक्ट है। उसके बाद है कि स्थानांतरित या स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काट कर खेती और उर्वरता नष्ट हो जाने पर खेती के लिए नए स्थान पर चले जाना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि तीनों ही डेफिनेशन सही दे रखी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन है कि स्थानांतरी कृषि या फिर कह सकते हैं हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बताना है कि भारत में और अन्य जगहों पर इसे किस नामों से जाना जाता है। यह आ चुका है क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, और बिल्कुल अब की बार तो पक्का आ सकता है। तो लदांग ये बोलते हैं इसको एशिया में, मलेशिया में, ये सही है। झूम इसको उत्तर पूर्वी भारत में बोलते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन रोका जो है ये अमेरिका में नहीं बोला जाता है। रोका इसको बोलते हैं ब्राज़ील में, और मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, ठीक है। तो ये हमारा सही वाला है। मिल्पा यहाँ पर दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें बताना है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो 2 और 3 सही सुमेलित नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी जलसंधि या पैसेज सही सुमेलित नहीं हो रहा है? डेविस स्ट्रीट पाया जाता है बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच, सही है। फिर आपका हडसन जल संधि ये उनगावा प्रायद्वीप और बैफिन द्वीप के बीच पाई जाती है। उसके बाद मोना पैसेज ये डोमिनिक रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के बीच पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये आपका विंडवर्ड पैसेज है, ये क्यूबा और जमैका के बीच नहीं पाया जाता है, क्यूबा और हैती के बीच में पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैप में दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोना पैसेज कहाँ पर है। मोना पैसेज है डोमिनिक रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के बीच, यहाँ पर नीचे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडवर्ड पैसेज कहाँ पर है, ये वाला। ये किसके किसके बीच है? हैती के बीच है और क्यूबा के बीच है। ये हैती, इधर क्यूबा, और बीच में विंडवर्ड पैसेज।
ठीक है। अब बताना है 44 में निम्नलिखित में से कौन सा देश एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करता है। तो मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पर मोंटेनीग्रो भी टच कर रहा है इसको इधर, और आपका इधर देखें हम तो अल्बानिया भी कर रहा है इधर नीचे, और स्लोवेनिया भी कर रहा है इधर, थोड़ा सा हल्का सा ये टच हो रहा है। तो हमारे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्बानिया, स्लोवेनिया, मोंटेनीग्रो, तीनों ही टच कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आल्प्स माउंटेन के बारे में बताना है कि इसका विस्तार केवल फ्रांस, आपका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में है। केवल नहीं है, केवल लग जाता है तो रॉन्ग ही हो जाता है मोस्टली। तो केवल नहीं है तो इसका विस्तार फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया में, लेकिन और भी कंट्रीज में है। माउंट ब्लैंक इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, केवल दो। आप्स जो है ये न्यू फोल्ड माउंटेन है, इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में है। और ये आपका न्यू फोल्ड माउंटेन है या फिर नवीन वलित पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कैंपोज और लैनोस हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। बाकी सारे शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड है, वो कहाँ पाए जाते हैं उनका भी नाम दिया हुआ है। आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो कहीं नोट कर लें, इससे क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं और आगे भी आ सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में बताना है। यह नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है, करेक्ट है। और इसकी सहायक नदियां हैं सिकांग, लोहित, संकोश और मानस। तो तीनों ही करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48, एल नीनो के पेरू धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित होने पर क्या होता है। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति होती है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता होती है, और प्लवक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। तो तीनों ही ये केसेस हो जाते हैं जब एल नीनो के पेरू धारा के स्थान पर प्रतिस्थापन होता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, मॉनसून के निवर्तन या फिर रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। इस समय आकाश साफ रहता है, सही है। और उच्च तापमान और आर्द्रता से भरी कष्टकारी मौसमी दशाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसमें अक्टूबर हीट या कार्तिक मास की ऊष्मा देखने को मिलती है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों ही नॉट करेक्ट है, मतलब दोनों ही जो है इनकरेक्ट नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर, सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुनामी तरंगे तट की ओर आने पर अधिक ऊंची हो जाती हैं, करेक्ट है। इनकी गति उथले समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट हो गए। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद किसी विधेयक को पहली बार में 3 माह तक के लिए और दूसरी बार में 1 माह तक के लिए रोक सकता है। वो कानून बनने से नहीं रोक सकता, लेकिन इसको जो है बिल को रोक सकता है इतने दिन तक, ये सही लिखा हुआ है। उसके बाद है कि विधानसभा और विधान परिषद के बीच विधेयक पर यदि मतभेद की स्थिति होती है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये पार्लियामेंट को कॉपी करके लिखा है, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट में होता है ऐसा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है ऑर्डिनरी बिल के केस में। अगर अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल है तो वो भी अलाउड नहीं है, उसका भी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल पर पार्लियामेंट में हो सकती है। विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का, तो ये गलत है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद जो है विधि बनाकर किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकता है, ठीक है, या तो सृजित कर सकता है अगर नहीं राज्य में, अगर है तो उसको खत्म कर सकता है, ये करेक्ट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने या मृत्यु के कारण अगर रिक्त हो जाता है स्थान और बीच में किसी को निर्वाचित किया जाता है तो नए सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष की अवधि तक के लिए होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है,
बचे हुए कार्यकाल पर ही जो है उसका टेन्योर होगा, तो ये इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा एक बार फिर से ए, यानी कि ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 53 है, न्यायालय की खंडपीठ में 2 न्यायाधीश बैठते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, करेक्ट है ये। फिर है कि संविधान पीठ में 5 या अधिक न्यायाधीश बैठते हैं, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित होने या राष्ट्रपति के प्रश्न पर सलाह देने के लिए संविधान पीठ के बैठने के लिए बाध्यता होती है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। संविधान के अनुच्छेद 348 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयुक्त भाषा से है, ये करेक्ट है। कार्यवाही की भाषा क्या होगी, कामकाज की। सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का प्रावधान है, ये करेक्ट है, इनको अंग्रेजी भाषा ही प्रयोग होती है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद अधीनस्थ न्यायपालिका में राज्य सरकारों की भाषा नीति का पालन किया जाता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन उच्च न्यायालय में केवल अंग्रेजी का प्रयोग नहीं हो सकता, जहां पर केवल लगा हो वैसे ही थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इस संबंध में छूट दी जा सकती है, मतलब दी गई है कि राज्यपाल अगर चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी या उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त कोई भाषा को उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लिए प्राधिकृत कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये छूट जो है निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी, ये प्रावधान है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो 54 का सही आंसर बनेगा डी, यानी कि ये जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू होने पर इनके वेतन में भत्तों में कटौती की जा सकती है, लिखा है। आर्टिकल नंबर 125 का क्लॉज नंबर 1 है, उसमें कहा गया है कि जब तक पार्लियामेंट जो है कुछ इसमें प्रावधान नहीं करती है, दूसरी अनुसूची के हिसाब से वेतन दिया जाता रहेगा और उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या मतलब है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान हाँ इनकी वेतन में कमी की जा सकती है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि इनकी आय जो है आयकर से मुक्त है, ये जो है इनकरेक्ट है। न्यायाधीशों ने खुद माना है कि अलग अलग फैसलों में कि उनकी आय जो है आयकर से मुक्त नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ओनली 1 ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, 56 है ये, आवश्यकता होने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय में बुलाया जा सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बुलाने के लिए उनकी सहमति आवश्यक होगी। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा सी, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 57, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हर चीज़ आप कायदे से आपने पढ़ी होगी तभी आप बता सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही कथन बताना है कौन सा है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल आयोग के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर अपवाद है, यहाँ पर ओरिजिनल जुरिडिक्शन काम नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट का। जब ये जल आयोग वाला कोई फैसला आता है तो उस पर अपील नहीं की जा सकती कोर्ट में, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो रिट ऑथराइजेशन है संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, ये भी नहीं है। उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड नहीं दे सकता है, बिल्कुल दंड का प्रावधान है। सी में लिखा है कि 143(1) के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से पूछे गए प्रश्न पर सलाह देने के लिए न्यायालय बाध्य है, मतलब राष्ट्रपति ने यदि कोई सलाह मांगी तो उसको देने के लिए न्यायालय बाध्य है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, एक्चुअली में सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल रिट ऑथराइजेशन जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, बी एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 58 का पहला स्टेटमेंट है कि इसका मकसद आपसी बातचीत से विवादों का समाधान करना है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि इसका सृजन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया, ये भी करेक्ट है। लोक अदालत के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आपसी बातचीत से आपने सुलझाया है तो आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं इनजस्टिस का, और ना ही अपील कर सकते हैं। 1 and 2 यहाँ पर करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 59, पहला स्टेटमेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राज्यों के आपसी विवाद के निपटारे के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि अंतर्राज्य की परिषद की राय बाध्यकारी होती है, एक्चुअली इसकी राय सारी की सारी गैर बाध्यकारी होती है।
रिकमेंडेटरी बॉडी ही है ये, तो ये इनकरेक्ट है सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रीय परिषदों यानी कि जोनल काउंसिल्स के बारे में बात करना है। ये एक संवैधानिक निकाय लिखा हुआ है, जबकि ये एक वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये इनकरेक्ट हो गया। गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का सभापति होता है, ये करेक्ट हो गया। और निर्णय जो है आपके गैर बाध्यकारी होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड वाला खाली करेक्ट बच रहा है, यानी कि बी, 60 का बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है, राष्ट्रपति का एजेंट होता है वो, ये लिखा हुआ है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में भारतीय संविधान पूर्णतः एकात्मक ढांचे का प्रयोग करता है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 62, पहला स्टेटमेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा के तहत ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं, तो करेक्ट है ये। ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखे हुए हैं, ये इनकरेक्ट है। हमको इसमें इनकरेक्ट वाला ही फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। फिर लिखा हुआ है कि पंचायत के सभी चुनाव जो हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त संचालित करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है, करेक्ट है ये। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बी, ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 64, अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायती राज के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में सिफारिशें देने के लिए किस समिति का सृजन किया गया था, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपको बनेगा डी, भूरिया समिति, ऑप्शन नंबर डी। दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में इस समिति का सृजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि मौजूदा प्रावधान के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक अशांति जो शब्द है यह बदल चुका है, अब इसको सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। आंतरिक अशांति जो है शब्दावली से हटा लिया गया है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति संघ के मंत्रिमंडल के लिखित विनिश्चय पर ही करते हैं, करेक्ट है। और इसकी घोषणा पूरे देश में या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर, इसमें सही नहीं वाला पूछा है तो केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के प्रभाव क्या हो सकते हैं। यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति उस राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं, करेक्ट है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति राज्य की सरकार के सभी या कोई भी कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि सभी फंक्शन भी संभाल सकते हैं और कुछ फंक्शन भी जो है अपने हाथ में ले सकते हैं, तो यहाँ पर सी सही होगा, 1 and 2 बोथ करेक्ट है। 66 है कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के क्या प्रभाव होंगे। पहला है लिखा हुआ है कि यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति उस राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो ये प्रावधान है अध्यादेश के लिए, करेक्ट है ये। राष्ट्रपति राज्य की सरकार के सभी या कोई कार्य ओवरटेक कर सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं, करेक्ट है दोनों ही, तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी। आगे क्वेश्चन है, वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख यदि संकट में हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, ये करेक्ट है। उद्घोषणा संसद से अनुमोदित होने के पश्चात अनिश्चित काल तक लागू रह सकती है, ये भी करेक्ट ही होगा एक तरीके से, क्योंकि अनुमोदन यदि नहीं है तो 2 महीने के लिए, अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अनिश्चित काल तक हो सकती है। इसके लिए सामान्य बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत नहीं चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करना है। संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, ये सही है, गलत नहीं है ये। उसके बाद है आपका कि इस विधेयक के मामले में
संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, ज्वाइंट सिटिंग होगी ऑर्डिनरी बिल पर। ठीक है, उसके बाद है कि विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 24वें संविधान संशोधन ने बाध्य कर दिया है, कोई वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता 24वें संविधान संशोधन के पश्चात। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किन विषयों को सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे का अंग मान चुका है? तो निर्णय लिए जा चुके हैं न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को अगर हम देखें, ठीक है, उसके बाद संविधान की संघात्मक प्रकृति को अगर देखें तो इस पर भी निर्णय लिए जा चुके हैं, धर्मनिरपेक्षता पर लिए जा चुके हैं, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच मध्य संतुलन पर जो अपने विचार प्रस्तुत कर चुका है सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेकर के, तो उसके माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर इन सभी को मान चुका है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 70, किस संविधान संशोधन के माध्यम से साधारण चुनावों में मतदान के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 21 से घटाकर के 18 कर दी गई थी? ये की गई थी आपके 61वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि लाइजोसोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडीज द्वारा बनाए जाते हैं, करेक्ट है ये। इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं, ये भी करेक्ट है। और इसमें मौजूद एंजाइम अपनी कोशिका को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, तभी सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बोला जाता है इनको। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा डी, 71 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 72, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि इसको कोशिका का पावर हाउस या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। इसमें ऊर्जा ओटीपी के माध्यम से संचित होती है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर है डी, फिर सारे के सारे सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 73, विषाणु यानी वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्हें जैव वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया हुआ है क्योंकि इनको फुल लिविंग नहीं मानते हैं, ठीक है। और ये इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, ए सेल्यूलर होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों ही करेक्ट हो गए पहले वाले। उसके बाद लिखा है कि एक विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं। ऐसा नहीं है या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, एक साथ दोनों कभी नहीं हो सकते। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 74, वायरॉइड के बारे में बात करनी है। वायरॉइड एक फ्री डीएनए होता है, मुक्त डीएनए के रूप में होता है, ये करेक्ट है। आरएनए सॉरी, मुक्त आरएनए के रूप में होता है। इसमें विषाणु की भांति प्रोटीन का खोल कैप्सिड नहीं पाया जाता है, बिना कैप्सिड का होता है, ये भी करेक्ट है। इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो गलत कोई भी नहीं है, डी होगा यहाँ पर, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रियॉन्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें असामान्य रूप मतलब ये प्रियॉन एक असामान्य रूप से मुड़ा हुआ प्रोटीन होता है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि ये संक्रामक एजेंट होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर है कि इसमें जेनेटिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। एक्चुअली इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ना डीएनए होता है ना आरएनए। और इसमें जो है इसके कारण जो है मैड काउ डिसीज हो जाती है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा सी, जो कि सही नहीं है ये वाला। तो हमारी की में और भी डिटेलिंग होती है कि प्रियॉन से कौन सी बीमारी होती है, मैड काउ डिसीज होती है, उसी प्रकार से इसका एनालॉगस होता है, उसका काम होता है ह्यूमंस में सी आर जैकब रोग उत्पन्न करना। तो ये भी आ सकता है कि प्रियॉन से, या ये पूछ सकते हैं कि सी आर जैकब रोग किससे होता है, वायरॉइड दे देंगे, वायरस दे देंगे, प्रियॉन दे देंगे, कुछ और दे देंगे, तो आपको इसमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो प्रोटीथीरिया अगर हम देखें, प्रोटीथीरिया ये एकिडना होता है, ये मतलब अंडे देते हैं, तो ये वाला करेक्ट मैच है। यूथीरिया जो है ये इनकरेक्ट मैच है, और मेटाथीरिया भी इनकरेक्टली मिलाया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा केवल एक, यानी कि बी। इनका सही मैच देख लेते हैं हम लोग। प्रोटीथीरिया में क्या होते हैं, अंडे अंडे देते हैं जो, जिसमें जैसे एकिडना और प्लेटिपस। यूथीरिया में जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे ह्यूमंस। मेटाथीरिया में क्या होता है कि इमेच्योर बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, प्री टर्म चिल्ड्रन को, या फिर जो है प्री टर्म कह सकते हैं इन्फेंट को, जो मार्सूपियल थैली में रहता है,
उनमें, और फिर जो है विकसित होने तक उसमें बना रहता है, जैसे कि कंगारू में ये देखा जाता है। तो कंगारू जो है वो मेटाथीरिया है। क्वेश्चन नंबर 77, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, बोनस क्वेश्चन। इसका आंसर प्रोटीन होगा। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें, माल्टोज सही लिखा है, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, ठीक है। और लैक्टोज का काम होता है, लैक्टेज का काम होता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलना। सुक्रेज का काम होता है सुक्रोज को उसके छोटे कंपोनेंट में तोड़ना। ये सब सही है, लेकिन इरिप्सिन का काम ये नहीं होता है वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। ये गलत है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। अगर हम देखें तो इरिप्सिन का कार्य क्या है, इरिप्सिन कहाँ पाया जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका कार्य है प्रोटीन और पेप्टोन्स जो होते हैं उसको अमीनो एसिड में बदलना। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें विटामिन ए रेटिनॉल दिया हुआ है, ये तो करेक्ट है, लेकिन B3 जो है नियासिन होता है, बायोटिन दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट हो गया। विटामिन के जो है ये टोकोफेरॉल नहीं होता है, ये इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा सुमेलित कौन सा नहीं है? 2 और 3, यानी कि आपका डी। तो हमारी आंसर की में अगर आप देखें तो सारे कोड नेम दिए हुए हैं। B1 किसको कहते हैं, B2 किसको कहते हैं, जो जो पूछे जाते हैं वो सब दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी एक मैचिंग में दिया हुआ है, रेटिनॉल किसको कहते हैं, विटामिन ए को। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया, काला अजहर, पायरिया, ये होते हैं प्रोटोजोआ के कारण। डिप्थीरिया जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, डिप्थीरिया नहीं होगा इसमें। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3, यानी कि बी। डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से होता है? कॉर्नियो बैक्टीरियम डिप्थरी करके होता है ये, शायद मैंने सही नाम नहीं लिया, लेकिन कॉर्नियो बैक्टीरियम डिप्थीरिया ऐसे करके होता है, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी कि डायनोमो में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, सही है। माइक्रोफोन यानी कि ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, करेक्ट है। सितार में मैकेनिकल एनर्जी ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही करेक्ट मिलाए गए हैं। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 82, पहला स्टेटमेंट है दाब बढ़ाने पर कुछ पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाया करता है। और सेकंड है दाब बढ़ाने पर सभी पदार्थों का गलनांक बढ़ जाता है। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो ये तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ए, केवल एक। क्योंकि जो गर्म करने पर जो पदार्थ जो है जिनका आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाया करता है, जैसे कि मोम। इसके विपरीत गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे कि बिस्मथ, जैसे कि आपका ढलवा लोहा, जैसे कि आपका हो गया बर्फ। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 83, पहला है कि अनुप्रस्थ तरंगे द्रव और गैसीय माध्यम में संचरित नहीं होती हैं। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें, हाँ ये सॉरी ये करेक्ट हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस माध्यम में संचरित नहीं होती हैं लिखा हुआ है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर ए, ओनली 1। अनुप्रस्थ तरंगे जो है यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स जो है ठोस माध्यम में यानी कि सॉलिड मीडियम में और द्रव के ऊपरी सरफेस पर उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्घ्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ओनली 1। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किन कारकों पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 एंड 2 यहाँ पर आपके करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, बताना है कि किनके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना जिम्मेदार है? कांच के चटके हुए भाग का चमकीला दिखाई देना, हीरे का चमकना और रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, या फिर मरीचिका का अनुभव होना, जिसको इंग्लिश में हम लोग मिराज बोलते हैं। तो तीनों ही परिघटनाएं जो है ये होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, करेक्ट है ये। वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, ये भी बात सही है। अगर जो है नमी होती है हवा में तो वाष्पीकरण कम होता है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, 1 एंड 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई मुझे कमेंट करके बताइए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समुद्र में गोताखोरों के द्वारा, डाइवर्स के द्वारा सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है? आपने देखा होगा कभी डिस्कवरी में एक छोटा सिलेंडर अपनी पीठ पर बांध करके उतरते हैं, तो सिलेंडर में क्या भरा होता है ये बताना है। तो ऑक्सीजन हीलियम के साथ मिला करके उसमें दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पर सही होगा, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। आगे हमारा क्वेश्चन है, कौन सा जो है उत्प्रेरकों में से सही सुमेलित है? निकल का उपयोग अगर करेंगे तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में काम आता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जिससे वेजिटेबल घी बनाया जाता है, करेक्ट है ये। फिर आपका लौह जूर्ण अमोनिया बनाने की हाइबर विधि में काम आता है, बिल्कुल सही है। गर्म एल्यूमिना अल्कोहल से ईथर बनाने में काम आता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे जो एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन है अलग अलग क्लासेस में, क्लास 10 तक सारे आपको मिल जाएंगे। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो फिटकरी है, संगमरमर है, नौसादर है। तो इसमें सही सुमेलित बताना है। तो फिटकरी जो है, फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होती है, करेक्ट है। संगमरमर जो है ये कैल्शियम की ऑक्साइड नहीं होता है, ये आपका होता है कैल्शियम का कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट है मार्बल। अमोनियम क्लोराइड जो है नौसादर है, ये करेक्ट है। तो इसमें हमारे करेक्ट कौन कौन से निकल रहे हैं? 1 और 3 ओनली, यानी कि सी, सी यहाँ पर करेक्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के 14वें संस्करण के बारे में बताना है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसके मुताबिक 1991 से वर्ष 2017 तक जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर में निरंतर गिरावट आई है। और ये करेक्ट है बात, ये करेक्ट डिराइव की गई है इस संस्करण से, इस प्रोफाइल से। इसके अनुसार देश की कुल प्रजनन दर जो है 2.3 आंकी गई है, बिल्कुल करेक्ट। इसको आप रट लीजिए, प्रजनन दर 2.3 अभी तक लेटेस्ट अवेलेबल यही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रजनन दर जो है ये 2.5 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2 है। ये जो है रॉन्ग डेटा है, करेक्ट डेटा हमारी आंसर की में है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रजनन दर जो है वो 2.5 है और शहरी क्षेत्रों के लिए 2 नहीं है, 1.8 है। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं, हमारी की में सारी डिटेलिंग होती है। तो 91 का करेक्ट आंसर है सी, 1 एंड 2 ओनली। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में सही कथन चुनना है। ये अंतर्राष्ट्रीय डाकों के आदान प्रदान को विनियमित करता है, करेक्ट है ये। इसका सृजन किया गया था 1874 में, ये भी करेक्ट है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के बर्न में है, यहाँ पर न्यूयॉर्क दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 2 यानी ए। पेगासस न्यूज़ में था, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया था। व्हाट्सएप पर जर्नलिस्ट जो हैं हमारे यहाँ पर, उनके व्हाट्सएप पर ये लिंक आ रहे थे स्पाईवेयर के फॉर्म में। पेगासस है इजराइल द्वारा विकसित एक स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर 2019 के मौके पर यूनेस्को ने भारत के किन शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है? कौन कौन शामिल हुए हैं? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स, आपको याद होगा। क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म शामिल किया गया नेटवर्क में मुंबई, और क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला का जो है रचनात्मक शहर, ये है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, ग्लाइफोसेट क्या है? व्हाट इज ग्लाइफोसेट? ग्लाइफोसेट है एक खरपतवार नाशी, जो है कहते हैं वीड रिमूवर है, ऑप्शन नंबर बी। अभी क्यों न्यूज़ में आया, इसकी पूरी डिटेलिंग बाकायदा संदर्भ के साथ गिवन है हमारे यहाँ पर, मतलब हमारी आंसर की में आप इसको पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेलिंग जो भी जरूरी है वो यहाँ पर दी हुई है। हाइगिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या ये एक क्षुद्र ग्रह है? बिल्कुल ये क्षुद्र ग्रह है, और ये बौने ग्रह होने की संभावना इसकी जताई जा रही है, ठीक है। तो ये जो है बौने ग्रह में जुड़ जाएगा, जैसे प्लूटो इस समय जो है डॉर्फ प्लैनेट है, तो ये भी इसमें जुड़ सकता है अगर ये अप्रूवल मिल गया तो। करंट अफेयर्स के टेस्ट में भी हमने इसको कवर किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 1 एंड 2 ओनली। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो होता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, बौने ग्रह होने के लिए 4 मानदंड निर्धारित किए गए हैं। हाइगिया इन 3 मानदंडों को पहले से पूरा कर चुका है।
ठीक है, और ये चारों जो है मानदंड लिखे हुए हैं। दो नई पहल हैं, आइस डैश और अतिथि। इनके संदर्भ में विचार करना है। ये पहल जो है पर्यटन मंत्रालय की है, तो ये इनकरेक्ट है। इनका मकसद विदेशी पर्यटकों को सभी भारतीय हवाई अड्डों पर वीजा सुविधा उपलब्ध करवाना है, ये भी नहीं है। दोनों ही ये इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, यानी कि पहला नॉट करेक्ट और दूसरा भी नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर पता होगा कि आइस डैश और ये दोनों अतिथि न्यूज़ में थी। वित्त मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। कुल मिलाकर के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स यानी सीबीआईसी के अंतर्गत भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर आयातित वस्तुओं के कस्टम क्लियरेंस और निगरानी रखने के लिए, और इस कस्टम क्लियरेंस की निगरानी में असुविधा ना हो बाहरी लोगों को, उसके लिए ये आइस डैश है। और अतिथि मोबाइल एप्लीकेशन इसके लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है। रेड एटलस एक्शन प्लान मैप के संबंध में सही कथन चुनना है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य बाढ़ शमन, प्रबंधन, तैयारियों और संचालन संबंधी पहलुओं को सुलभ बनाना है। तो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ। वर्ष 2019 का व्यास सम्मान किसे मिला है? व्यास सम्मान मिला है नासिरा शर्मा को, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीत चुकी हैं पहले। नासिरा शर्मा का है ये, इसका नाम है उपन्यास का कागज की नाव, उसके लिए उन्हें मिला है, ऑप्शन नंबर सी। इंड एयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना सीएसआईआर नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की थी, करेक्ट है। और यह वायु प्रदूषण के लिए एक वेब रिपॉजिटरी है जो पिछले 60 सालों के दौरान वायु गुणवत्ता पर किए गए अनुसंधानों का संकलन करता है। रिपॉजिटरी यही करेक्ट है। 1 and 2 बोथ करेक्ट जाएगा यहाँ पर सी। फेनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्गम दक्षिणी त्रिपुरा जिले में है, ठीक है, ये करेक्ट है। और ये नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी से संबंधित जल निकासी पर समझौता ज्ञापन हुआ था। उसी से ये फेनी को हमको देखना चाहिए, ठीक है। इसका बहाव कितना है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर बहती है, और भारत में कैसे प्रवेश करती है, और इसके जो है मुहाने कहाँ पर है, सब यहाँ पर दिया हुआ है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक लोगों को न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है इनकी सूची में महाराष्ट्र के बाद केरल और तमिलनाडु को रखा गया है। न्याय दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बड़े राज्यों में सबसे खराब रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है? निर्णय लिया गया है महाराजगंज में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश ने विलुप्ति की कगार पर जो गिद्ध पहुंच चुके हैं, संरक्षण के लिए उनकी संख्या बढ़ाने के लिए महाराजगंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। हरियाणा के पिंजौर जिले में देश का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो बना है, उसी की तर्ज पर इसको डेवलप किया जाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस से 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह है अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, इनको पूछा गया है। ये जो है पूछे गए थे, एसीएफ का जो पेपर हुआ था उसमें आए थे, और अभी लॉकडाउन से पहले जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें जीएस में इनको पूछा गया था, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। तो जब तक 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं जाता, आप इन्हीं को ध्यान रखेंगे। नंबर 105 है वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के बारे में बताना है। पहला कथन है कि प्रवासियों द्वारा प्रेषित धन प्राप्त करने के मामले में भारत जो है पहले स्थान पर है, ये करेक्ट है। और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे कुल प्रवासियों की संख्या लगभग 270 मिलियन इसमें आकी गई थी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हो रहे हैं करेक्ट। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ। जो भी की फाइंडिंग्स रिपोर्ट की इसमें लिख दी गई हैं, भारत के जो हैं पूरे टोटल प्रवासियों में से 17.5 मिलियन है। भारत के बाद सूची में दूसरा स्थान पर है चीन और तीसरे पर है मैक्सिको। वर्तमान में विश्व के अनेक हिस्सों में रह रहे कुल प्रवासियों की संख्या लगभग 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ है करीब, और विश्व की कुल जनसंख्या का 3.5% है। 47वां विश्व अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसकी जो है वेन्यू वगैरह ही पूछी जाती है। ये हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए।
आगे क्वेश्चन है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 59वां इस साल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट की रैंकिंग है, इसमें 63 देशों की सूची आई थी, भारत को रखा गया 59वें स्थान पर, और टॉप पर है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद डेनमार्क है, फिर स्वीडन है। क्वेश्चन नंबर 108, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संदर्भ में विचार करना है। यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। 2019 के सूचकांक में भारत को 7वां स्थान इसमें मिला था, ये भी करेक्ट है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपको करेक्ट लग सकता है कि पाकिस्तान आगे होगा इसमें, नहीं, लेकिन नहीं, आश्चर्यजनक रूप से अफगानिस्तान को इन्होंने आगे रखा है टेररिज्म में। टेररिज्म इंडेक्स में जैसे जो पहले स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा टेररिज्म वहीं पर है, तो ये इनकरेक्ट बात है, ये अफगानिस्तान होना चाहिए पहले स्थान पर। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 1 और 2 ओनली, यानी कि ए। गरीब मरीजों के लिए मुफ्त रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? ये बना है सफदरजंग अस्पताल, ऑप्शन नंबर ए। सफदरजंग हॉस्पिटल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारत के सबसे बड़े तृतीयक उपचार परामर्श केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ पर प्रोस्टेट, गुर्दे, मूत्राशय के कैंसर जैसे यूरो ऑन्कोलॉजिकल कैंसर और गुर्दे खराब होने वाली जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सेवाएं देने में सक्षम है ये। 110 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को महारत्न स्टेटस हाल में प्राप्त हुआ है। देखिए, वैसे तो 40-40 कंपनीज आप सबको नहीं याद रख सकते, हम सेफ रहने के लिए एटलीस्ट जिनको हाल में करंट अफेयर में महारत्न या नवरत्न या मिनी रत्न का दर्जा मिला है उनको याद रखते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमारी महारत्न कंपनीज जो है अब हो गई हैं 10। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड नई शामिल हुई है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आई है, और कुल मिलाकर के ये सूची अब 10 तक पहुंच चुकी है। इसको एक बार जरूर देखिएगा आप। 111 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं? तो स्वर्ण जीते हैं भारत ने 2, सिल्वर जीते हैं 2 और ब्रॉन्ज जीते हैं 5। 9 मेडल कुल मिला के जीते। स्वर्ण पूछा है हमसे, स्वर्ण है यहाँ पर 2। अब चैंपियनशिप हुई कहाँ पर थी? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 हुई थी ये आपकी दुबई में। अभ्यास जो है टाइगर ट्रम्प का आयोजन जो है किन देशों के बीच होता है? टाइगर ट्रम्प होता है भारत अमेरिका के बीच, ऑप्शन नंबर टी। तो ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज होती है, यानी कि तीनों ही विंग शामिल होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। पहले इंद्र ऐसा जो होता था एक्सरसाइज भारत रशिया के साथ करता था, जो ट्राई सर्विसेज वाला होता था। तो इंद्र के बाद ये दूसरा ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये नवंबर मंथ में, टाइगर ट्रम्प। युवा इनिशिएटिव के बारे में बात करना है। इसका लक्ष्य 10 से 14 वर्ष के किशोरों हेतु शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है, करेक्ट है। और ये पहल जो है यूनिसेफ के द्वारा इसमें समर्थन किया गया है, तो दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा हमारा सी। युवा इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर के। समुद्र शक्ति हम किसके साथ करते हैं? समुद्र शक्ति नौसेनाओं का अभ्यास है, हम लोग करते हैं इंडोनेशिया के साथ, ऑप्शन नंबर सी। विंटर ग्रेड डीजल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह -33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी नहीं जमता है, करेक्ट है। उसके बाद है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसका उत्पादन शुरू किया है, दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 और 2 बोथ। अब कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सीटों की संख्या पर जो है प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्य जो है 100 हैं, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य जो है 404 हैं, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटें 31 हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 हैं अभी तक के परिसीमन के तहत, 85 नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117 है, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ट्रॉनिगा सिटी जो है ये कानपुर है, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ही बंथरा उन्नाव में है, ये भी करेक्ट है। लेकिन टॉय सिटी जो है ये ग्रेटर नोएडा है, ना कि गाजियाबाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 118 में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है उत्तर प्रदेश में,
सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला बागपत है, ये जो लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। तो थर्ड जो है हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड रॉन्ग है, फोर्थ करेक्ट है। हमारे क्वेश्चन का आंसर है 118 का सी। आगे 119 नंबर क्वेश्चन में औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है पूछा है, जबकि चारों के चारों ही यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। तो अगर हम और ऐड कर दें तो पूरे के पूरे 6 जिलों के नाम आपको पता चल जाएंगे। झांसी है, लखनऊ है, आगरा, अलीगढ़, आपका चित्रकूट एंड कानपुर, ये सारे जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल है उत्तर प्रदेश के। तो ये जो क्वेश्चन है हम डिस्कार्ड करते हैं यहाँ पर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। कृष्ण कुटीर के संबंध में बताइए कि ये किससे रिलेटेड। अनाथ बच्चों के लिए घर है ये, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष गृह है, बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष गृह है, नहीं, ये है विधवाओं हेतु विशेष गृह। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है, सी वाला। इसकी संकल्पना अर्ली 2019 में की गई थी, लेकिन अब चूंकि ये है मथुरा में है तो आपका ये पूछा जा सकता है। पुराना भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की यहाँ पर से शेयरिंग है खर्चे की। 1000 से अधिक बुजुर्ग विधवा महिलाओं को आश्रय देने की सुविधा यहाँ पर होगी। सकारात्मक कार्य उनसे करवाए जाएंगे और उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो द्वितीय क्षेत्र में खनन और उत्खनन नहीं आता है। माइनिंग और क्वरिंग जो आती है ये प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर की। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। 122 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ओपन मार्केट ऑपरेशंस किसे निर्दिष्ट करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। परिसंपत्तियों की तरलता के मामले में, शाखा विस्तार के मामले में, बैंकों के विलय के मामले में और बैंकों के विघटन या फिर समापन के मामले में। तो चारों में ही आरबीआई की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है। माल और सेवाओं के सामान्य कीमत में आई सतत गिरावट को कहते हैं अवस्फीति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा हमारा, सी वाला। सी जो है ये करेक्टली डिफाइन करता है अवस्फीति को। इसको बोलते हैं इंग्लिश में करेंसी कॉन्ट्रैक्शन या फिर करेंसी डिफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 125 है, इसमें फिएट मनी जो है सरकार द्वारा जारी करेंसी होती है। पहला स्टेटमेंट, भारत में 50 पैसे से कम की मुद्रा भुगतान के लिए वैधानिक निविदा नहीं है। दोनों ही कथन करेक्ट है यहाँ पर, 1 and 2 बोथ। ऑप्शन नंबर सी। 126 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के बारे में आप बताइए गलत कथन कौन सा है। गलत कथन इसमें डी है, इसकी स्थापना जो है एनपीसीआई अधिनियम के तहत नहीं की गई है। इसकी स्थापना की गई है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत। तो 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में क्या क्या शामिल नहीं होता है। तो वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में एडवांस शामिल होते हैं, दिया गया ऋण और निवेश। लेकिन जो जमा है वो तो लाइबिलिटी होता है ना, वो तो एसेट होता ही नहीं है। तो ये लाइबिलिटी है, जमा जो है वो देना पड़ेगा बैंक को जिसने जमा किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन को पहचानना है 4 ऑप्शन में। इसका आंसर होगा बी, ब्याज दर जिस पर आरबीआई एसएलआर कोटे से सरकारी प्रतिभूतियों के लिए कोलेट्रल के साथ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है, यह है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। तरलता अनुपात एसएलआर के संबंध में गलत कथन क्या है। बैंकों को यह तरल रूप में रखने के लिए होता है, करेक्ट है। लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बैंक्स की, करेक्ट है। कानूनी तौर पर एसएलआर की अधिकतम सीमा शुद्ध मांग और समय देनदारियों का 40% होता है, करेक्ट है। आरबीआई का अधिनियम 1934 जो है इसको गवर्न नहीं करता है, इसको कंपलसरी जो है आरबीआई अधिनियम 1934 नहीं बनाता है। वैधानिक तरलता अनुपात बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत अनिवार्य बनाया गया है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट सब्सिडी किस मंत्रालय की पहल है। एमडीआर सब्सिडी शुरू की गई थी 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। रॉडरटैम अभिसमय का संबंध किससे है।
अभिसमय का मतलब कन्वेंशन होता है, ठीक है, कन्वेंशन यहाँ पर लिख सकते हैं। रॉटरडैम कन्वेंशन जो है संबंधित है खतरनाक रसायनों के आयात से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस समझौते का संबंध अनुवांशिक सुधार वाले उत्पादों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स के व्यापार से है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स के व्यापार संबंधित है आपका कार्टजीना प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी। 133 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। कौन सा कथन कॉमन सैलिज्म को परिभाषित करता है? सावभोजिता को। तो जितने भी एसोसिएशंस होते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। एक दो फिर भी रह गए हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म जिसको बेनिफिट होता है एक ऑर्गेनिज्म को, तो प्रिडेटरशिप होती है या फिर प्रिडेशन कह सकते हैं हम लोग, परभक्षण। दोनों जीव जब लाभान्वित होते हैं तो म्यूचुअलिज्म होता है। जब एक बेनिफिट होता है किसको और दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता तो उसको कॉमनसेलिज्म बोलते हैं, ठीक है, यानी कि सहभोजिता। और एक को लाभ होता है दूसरे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं परजीविता यानी पैरासाइटिज्म। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। एक जीव को लाभ होता है दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये होता है कॉमनसेलिज्म। ऑप्शन नंबर बी। निकेत यानी निश के संबंध में आप सही कथन बताइए। एक निकेत में दो या दो से अधिक जातियां रह सकती हैं। परिस्थितीय निकेत या फिर हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल निश जो होता है किसी विशिष्ट प्रजाति का उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका और उस स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर खाली ये वाली बात सही है, फर्स्ट वाली इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि एक स्पीशी का एक ही निश होता है, ठीक है, निश बहुत स्पेसिफिक होता है, दो नहीं हो सकते, दो स्पीसीज नहीं हो सकते एक निश में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है। 135 बताना है कौन सा कथन सही है, यानी तीन गलत होंगे एक सही होगा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके आउटर जोन में लोगों को बसने की अनुमति होती है, ये करेक्ट है। तो पहले ही हमको करेक्ट मिल गया, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर है? फॉसिल नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, ये वहाँ के डिंडोरी जिले में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में थामिन मृग पाए जाते हैं? थामिन जो है आईयूसीएन की इंडेंजर्ड की लिस्ट में आते हैं, ये पाए जाते हैं आपके मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन सेव कुर्म ये किससे संबंधित है? तो कुर्म का मतलब आपको पता है तो आपने कर लिया होगा इसको। कुर्म का मतलब कछुआ होता है। कुर्म अवतार लिया था विष्णु ने, मत्स्य अवतार लिया था, वाराह का अवतार लिया था। तो अगर थोड़ा सा ही रिलेट कर सकें आप, कछुओं के लिए था ऑप्शन नंबर बी कुर्म अवतार। ये अभी ओडिशा पीसीएस में पूछा गया था। सेव कुर्म चलाया गया था 30 जनवरी 2017 तक 2016 से वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा, और इस अभियान के तहत कछुओं को सुरक्षा प्रदान की गई थी। ऑपरेशन सेव कुर्म। कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोगों में कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? तो ये होती है बिस्नोसिस। बिस्नोसिस होती है जब कॉटन वाली डस्ट होती है और हवा का जो प्रवाह होता है वो कम होता है तो फेफड़ों में भर जाता है कॉटन डस्ट, ये होता है बिस्नोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह सागरी जल के विभिन्न गहराइयों में तैरने वाले प्राणियों में पाए जाते हैं? ये है नेक्टन समूह। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में जानी जाती है? तो समुद्री घास में होता है आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लैंकटन जो है सागर के प्रकाशित मंडल में रहते हैं, करेक्ट है। ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं जब तक प्रकाश उनको मिलता जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अब पूरा विवरण दिया हुआ है कि अलग अलग गहराई जो है समुद्र की वहां पर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं। अप्रकाशित मंडल में निवास करने वाले लोगों को नेक्टन कहते हैं। सागर की तलहटी में निवास करने वालों को बेंथोस कहते हैं, ठीक है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र के संक्रमण क्षेत्र के लिए सर्वाधिक सही शब्द है? ट्रांजिशनल जोन जो है उसको इकोटोन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। 144 में कौन सा सही सुमेलित है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है होता है 5 जून को होता है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद ओजोन दिवस जो है ये होता है आपका
16 सितंबर को, ये करेक्ट है। वर्ल्ड नो टोबैको डे जो होता है ये 31 मई को होता है, ना कि आपका 5 मई को। तो ये 3 इनकरेक्ट हो गए शुरू वाले, डी करेक्ट है हमारा। 145 में विचार करना है कि कौन सा नॉट करेक्ट है या फिर फॉल्स है या फिर असत्य है। तो पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक के स्थान पर पादक और जंतु दोनों हो सकते हैं। जंतु जो है कभी उत्पादक नहीं रहेगा, ये जो है खाना ही खाता है, कभी जो है बनाता नहीं है। प्रोड्यूसर जो है क्लोरोफिल से जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो प्लांट्स ही होते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद है कि अपरद खाद्य श्रृंखला में कवक और जीवाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये करेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ओनली वन, नॉट करेक्ट। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास के लिए जानी जाती है। तो ये है भूटिया जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। भूटिया ट्राइब का निवास स्थान जो है उत्तराखंड है। खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में पाई जाती है। सभी मौसमी गतिविधियां कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ये। उसके बाद 148 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यानी कि एनजीटी एक्ट के मुताबिक एनजीटी के पास आने वाले मामलों का निपटारा कितने समय में करना आवश्यक है? तो 6 माह में निपटारा हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है, डी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए साफिर सिम्पसन मापक का इस्तेमाल करते हैं? हरिकेन को मेजर किया जाता है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि हरिकेन जो है वो ये पृथ्वी के किस हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। आखिरी क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का कि कौन सा देश सनस्क्रीन के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला देश का पहला देश बना है? ये बना है पलाऊ, ऑप्शन नंबर ए।